थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हर ठोकर तुझे मजबूत ही बनाएगी, सफल वही जो हालातों से नहीं घबराएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीएस बाय जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज एसएससी फाउंडेशन 2025 के बैच में आपका स्वागत है और आज ये तीसरा लेक्चर है हमारा। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें आज हम लोग वैदिक एंड लेटर वैदिक एज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लासेस स्टोन एज और आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन अपलोड हो चुकी हैं, वो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ पैरेलली हम लोग स्ट्रेटेजी के लेकर चल रहे हैं, जिसमें नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हो चुका है, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर का भी लेक्चर आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वैदिक एज की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है, इसको वैदिक एज का टाइम पीरियड तो रहता है 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और लेटर वैदिक एज का रहता है 1000 से 600, ठीक है। तो यानी कि हम लोग बांटते हैं इसको जब, तो 1500 से 600 लिखा होगा कहीं पर भी, और कहीं पर भी 1500 से 1000 बीसी भी लिखा होगा, ठीक है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे, जो ऑप्शन में आएगा उसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए आप लोग? अब आते हैं आगे। तो आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड सेटल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके डिक्लाइन के रीजन्स थे कुछ। इसके डिक्लाइन के रीजन थे कि ये डिक्लाइन क्यों हुई थी। तो वो था आर्यन इन्वेजन। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है बात, वो थी आर्यन का इन्वेजन, ठीक है। आर्यंस आए होंगे तभी इनका डिक्लाइन हुआ होगा। तो अब आर्यन आए हैं तो कुछ तो उन्होंने इन्वेंट किया होगा, कुछ तो वो एज कही जाती होगी, तो उसी को कहते हैं हम लोग वैदिक एज। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वैदिक, ठीक है। अब जो आर्यन आए थे वो कहाँ से आए थे? तो वो आए थे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का एक रीजन पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्स मूलर, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर, ठीक है। तो यहाँ से आए थे और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम लोग, ये लोग सेटल हो गए थे, ठीक है। इतना समझ आ गया? अच्छा, इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो इनके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ये चार वेदास हैं जो कंपाइल हुए थे वैदिक और लेटर वैदिक एज दोनों में मिला के, ठीक है। वैदिक एज में ऋग्वेदा कंप्लीट हुआ था और लेटर वैदिक एज में चारों के चारों कंपाइल हो गए थे पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, वेदा का मतलब होता क्या है? तो वेदा का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। वेदा का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। इतना समझ आ गया? अच्छा, ये जो आर्यंस आए थे तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? आर्यंस की जो लैंग्वेज थी उसको कहते थे संस्कृत, ठीक है। तो आर्यंस की लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी। अब संस्कृत जो होती है ना, ये देवताओं की भाषा होती है। संस्कृत किसकी भाषा होती है? ये देवताओं की भाषा होती है। देवताओं की भाषा या देवता की भाषा, ठीक है। तो आर्यंस संस्कृत बोलते थे, तो जिस कारण आर्यंस जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा मानते थे। और जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको वो भारत का मूल निवासी नहीं मानते थे, यानी कि उनको अनार्य या निम्न कहते, ठीक है। यहाँ के जो रहने वाले थे उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो उनको वो लोग अनार्य कहा जाता था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, संस्कृत नहीं जानने वालों को, जानने वालों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता अनार्य, ठीक है। अनार्य, अनार्य यानी कि आर्य जो नहीं है वो अनार्य, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, अब कुछ तो इंडिया का पार्ट हम लोग देखते हैं, तो नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ तो फीचर रहे होंगे। इसमें क्या फीचर रहे होंगे? तो इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा था ना, नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा, इसमें दोनों को डिवाइड किया गया है। तो दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण था, दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण था उसको आर्यीकरण किया था ऋषि अगस्त्य ने, ठीक है। उनका आर्यीकरण किसने किया था? वो किया था ऋषि अगस्त्य ने। तो यहाँ पर सेज अगस्ता लिख सकते हैं, ठीक है। सेज अगस्त
और यहाँ लिख सकते हैं आर्य। सुंदर। अरे ये क्या हो रहा है? आर्यनीकरण, ठीक है। आर्यनीकरण, ठीक है। तो आर्यनीकरण किसने किया था? वो किया था आपके ऋषि अगस्त ने, ठीक। अच्छा, नॉर्थ वाला रीजन था उसको किसने किया था? ये थे एक गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। अच्छा, ये राहुगढ़ थे कौन? राहुगढ़ जो थे वो थे कौन? तो राहुगढ़ जो थे वो पुरोहित थे। वो पुरोहित थे किसके दरबार में? वो पुरोहित थे दरबार में। तो वो राजा का नाम था राजा विदेह। राजा विदेह होते हैं, उनके राज में एक पुरोहित थे। तो नॉर्थ इंडिया का जो आर्यीकरण था वो गौतम राहुगढ़ ने किया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या हुआ, गौतम राहुगढ़ जो थे ना, वो यहाँ पर गंगा रिवर को पार नहीं कर पाए थे। यहाँ पर जो गंगा रिवर थी, हम लोग यहाँ पर अगर एक पेज ऐड कर पाए, इससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, तो ये गंगा रिवर आती है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर गंगा रिवर आती है, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह पड़ती है, ये गंगा रिवर है। और नॉर्थ में ये पुरोहित जो नाम था पुरोहित का, वो भी लिख लेते हैं। इनका नाम था गौतम राहुगढ़, ठीक है। गौतम राहुगढ़। तो गौतम राहुगढ़ ने ये गंगा के पार नहीं कर पाए। गंगा को पार नहीं कर पाए थे, इसलिए एक पटना में जगह होता है ये, यहाँ पर पटना में एक जगह होती है, मतलब पटना होता है, पटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता है। इसीलिए पटना को क्या कहा जाता है? अछूतों की भूमि कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये छू नहीं पाए थे, पटना को गंगा पार नहीं कर पाए थे, तो इसलिए अछूतों की भूमि कह दिया था इन्होंने। और इसीलिए कहा जाता है कि जो गंगा का जल है ना पटना में, गंगा का जल, पटना का जो गंगा का जल है इसको अपवित्र कहा जाता है। अपवित्र, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तब क्वेश्चन एसएससी पूछ ले तो हम लोग बता पाएंगे, ठीक है। तो पटना का जल जो होता है, पटना में जो गंगा जी जाती हैं, वहां गंगा जी का जल अपवित्र माना जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग हो गया था, आर्यंस आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो प्रिय पशु थी जो इस सिविलाइजेशन में, वो कौन सी थी? सबसे प्रिय पशु जो थी, प्रिय पशु, वो थी गाय। हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था, वहां पर सबसे प्रिय पशु जो थी वो था बैल, है ना, वो खेती के काम में आता था। लेकिन अब यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी। यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो लोहे की खोज होने से क्या हुआ था, यहाँ पर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ने लगा था। एग्रीकल्चर काफी तेजी से बढ़ने लगा था। अब जब एग्रीकल्चर बढ़ने लगा था तो यहाँ पर उन्होंने गाय पालन शुरू कर दिया। वहां पर देखो पशु पालन करते थे, लेकिन यहाँ पर गाय पालन करते, और गाय के मारने वाले, जो गाय को मार देता था, गाय की हत्या करने वाले को, गाय की हत्या जो कर देता था उसको मृत्यु दंड किया जाता था। मृत्यु दंड दिया जाता था, ठीक है। तो गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड किया जाता था। और मुख्यतः वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक एज में जो युद्ध होते थे वो गाय के कारण ही होते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, गाय के कारण युद्ध होते थे, ठीक है। गाय के कारण युद्ध होते थे, उनको कहा जाता था गविष्टि, ठीक है, उनको कहा जाता था गविष्टि। इतना आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब एक फेमस युद्ध भी हुआ है जिसको दसराज युद्ध बोला जाता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आगे चलते हैं। अब आता है ये अर्ली वैदिक पीरियड। तो 1500 से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 6000 बीसी जो लेटर वैदिक पीरियड होता है, ठीक है। इसको हम लोग बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एरिया था जहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस आके बस गए थे, उनको वो एरिया था पंजाब और सिंध वाला एरिया, ठीक है, दिल्ली वाला एरिया, ठीक है। पंजाब वाला, पंजाब दिल्ली के पास नहीं है, पंजाब सिंध ये वाला एरिया था। इनकी जो लाइफ थी ना वो नोमाडिक लाइफ थी, यानी कि घुमंतू लाइफ थी।
ये लोग घूम घूम के इधर उधर घूमते रहते थे, ये लोग सेटल्ड नहीं थे। ये लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे, कैटल रियरिंग का काम करते थे। और इस समय पर केवल ऋग्वेदा को ही कंपोज हुआ था, ठीक है, यानी कि चारों वेद कंपोज नहीं हुए थे, चारों वेदों का यहाँ पर रचना नहीं हुई थी। लेटर वैदिक एज में यही गंगा से यमुना वाले रीजन पे आ गए, अभी तक देखो इंडस वाले रीजन तक थे। अब ये लोग, क्योंकि आयरन की खोज हो चुकी थी, तो इन्होंने जंगल को काटना शुरू कर दिया था। जब जंगल को काटना शुरू किया तो ये गंगा यमुना के रीजन तक आकर बस गए थे, ठीक। और इनकी जो लाइफ थी ना, अब वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने लगी थी। क्यों? क्योंकि आयरन टूल्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, जिससे उन्होंने जंगल को काटा और उसके बाद एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं बाल्य के, यानी कि जौ के। जौ के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और चारों वेदों का कंप्लीशन हो चुका था, ठीक है, चारों वेद यहाँ पर रचना हो चुकी थी, ठीक है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, हिंदी में वैसे मैं बोल ही रहा हूँ, हिंदी में भी आपको डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलें आगे। अच्छा, एक आर्यंस के ऊपर जो बात हुई थी, जो आर्यंस आए थे, तो वहां पर एक चीज और लिख सकते हैं आप लोग। बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक किताब लिखी है, इन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का क्या नाम है? वो पूछ देता है कभी कभार। तो उस किताब का नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदास। द आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जितने भी इंडियंस हैं, ऑल इंडियंस आर आर्यंस, ऑल इंडियंस आर आर्यंस, ठीक है। इन्होंने सारे हिंदुस्तानियों को आर्यंस बोला था, ठीक है। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने आगे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेदास पे। तो चार वेदा यहाँ पर कंपोज हुए थे, चारों वेदाओं को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला होता है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है, सबसे पहले यही कंपाइल हुआ था। फिर आता है सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्रह्मनाज होते हैं, ब्रह्मनाज, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण। तो ये लोग क्या करते हैं, ये रिचुअल्स का एक्सप्लेनेशन कहते हैं, यानी यज्ञ यज्ञ की जो व्याख्या करते हैं उनको कहते हैं ब्राह्मण। और अन्य क्या क्या होते हैं? तो ये फॉरेस्ट टेक्स्ट होते हैं, जो जंगलों में बैठकर ग्रंथ लिखे जाते हैं, उनको आरण्यक कहा जाता है। उपनिषद क्या होते हैं? तो ये आध्यात्मिक टेक्स्ट जो होते हैं उनको उपनिषद कहा जाता है, ठीक है। ठीक। अच्छा, इनका सब डिवीजन भी किया गया था, यहाँ पर नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इनका सब डिवीजन भी किया था। तो सब डिवीजन में क्या आ जाएंगे? तो वो आ जाएगा सबसे पहले समेता, ठीक है, समेता। और आ जाएगा उपनिषद। उपनिषद तो हमने बता दिया है। संहिता देख लेते हैं, क्योंकि संहिता एक रह गया है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो संहिता होती क्या थी? ये कलेक्शन ऑफ हिम्स होते थे, कलेक्शन ऑफ हिम्स। हिम्स मतलब जो सूक्ता होते थे ना, सूक्तास, इनको हिम्स बोलते थे, सूत्र जो होते थे, ठीक है, सूत्र। तो इनको संहिताज बोला जाता था, यानी कि एक संहिता का, एक सूक्त का जो कलेक्शन होता था उसको संहिता बोला जाता था, ठीक है। बाकी जो सब डिवीजन है वो हमने बता दिए, ब्राह्मणाज और आरण्यक और उपनिषद, ठीक। अब आते हैं हम लोग आगे। अब वन बाय वन हम लोग सारे वेदों को देखेंगे, ठीक है। पहले आता है ऋग्वेद। तो सबसे पहला जो कंपाइल हुआ था यही हुआ था, फर्स्ट टू बी कंपाइल्ड, कंपाइल्ड, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जब स्टार्टिंग होती है ना, तो वो स्टार्टिंग होती है अग्निमाइल, अग्निमाइल पुरोहितम, ठीक है, अग्निमाइल पुरोहितम, इसकी यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो टोटल हिम आ जाएंगे, टोटल हिम्स वो आएंगे 1028, 1028। और इसमें वर्सेस जो हैं वो कितने हैं? वो हैं 10,600, ठीक है, 10,600 वर्सेस, ठीक। कितना समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। जो हिम्स को रिसाइट करते थे ना, हिम्स जो रिसाइट करते थे, यानी कि जो पढ़ते थे इनको, उनको क्या कहा जाता था? रिसाइटेड बाई, इनको कहा जाता होत्री। जो इनको पढ़ते थे, इनका जो गुणगान करते थे, उसको कहा जाता था होत्री, ठीक है। अब आते हैं ऋग्वेदा में कुछ डाइटीज होते थे, कुछ भगवानों की पूजा करते थे, ठीक है।
कुछ भगवान होते थे। तो डाइटीज कुत्ते हैं, वो देखते हैं हम लोग डाइटी। तो सबसे पहले जो आते हैं डाइटी वो होते हैं इंद्र। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा बार इनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं अग्नि, फिर आते हैं विष्णु, फिर आते हैं वायु यानी कि वरुण। ठीक है, अ, वरुण हो गया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? उसके बाद लिख सकते हैं मारुत। ठीक है, मारुत यानी कि तूफान के देवता। और सोम लिख सकते हैं, सोम। ठीक है, अब इनको क्या क्या कहते थे वो हम लोग लिख लेते हैं। देखो, इंद्र को बोलते थे पुरंदर, इनको पुरंदर बोलते थे। ठीक है, या वर्षा के देवता बोलते थे, वर्षा के देवता। और इनका जो वर्णन है वो 250 बार वर्णन मिला है इसमें, ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में 250 बार बोला गया। और अग्नि को 200 बार वर्णन मिला है। अग्नि का जो वर्णन मिला है, अग्निदेव का, वो 200 बार मिला है। ठीक है, और ये युद्ध के भी देवता है, युद्ध के देवता। ठीक है, इंद्र को ही युद्ध के देवता माना जाता है। क्यों? इंद्र जो है वो राजा होते हैं, देवताओं के राजा होते हैं। तो इसलिए राजा ही युद्ध लड़ता है, इसलिए युद्धों के देवता। अब अग्नि को क्या बोला गया है? तो अग्नि को, अग्नि का वर्णन जो है 200 बार मिलता है। और नेक्स्ट विष्णु जो है, विष्णु को संरक्षक बोला गया है, संरक्षक। ठीक है, संरक्षक बोला गया, या फिर पालनकर्ता बोल सकते हैं, पालनकर्ता। ठीक है, विष्णु को पालनकर्ता बोला गया। और वरुणा को वायु बोला गया। उसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं? सोम को जंगल का देवता बोला गया, जंगल का देवता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं गॉड ऑफ फॉरेस्ट, गॉड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, हो गया। उसके बाद और कुछ तो यहाँ पर रहने गया है। यहाँ पर कुछ फीमेल डाइटी भी हैं, उनको भी लिख लेते हैं। कुछ फीमेल डाइटी हैं जिनका वर्णन यहाँ पर मिला है, यानी कि फीमेल भगवान भी का भी वर्णन मिला है। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी अदिति, गॉडेस अदिति, और गॉडेस ऊषा। ठीक है, और ऊषा को ही गॉडेस ऑफ डॉन बोला गया है, गॉडेस ऑफ डॉन। ठीक, ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, उनको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर टोटल 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेदा में कितने मंडल हैं टोटल? 10 मंडल होते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग देख लेते हैं। 10 मंडलों में भी जो दूसरा था, दूसरे से लेके 7 मंडल तक, इनको पहले कंपाइल किया गया था। कंपाइल्ड फर्स्ट, कंपाइल्ड फर्स्ट। और जो पहला, 8वां, 9वां, 10वां था, इनको बाद में कंपाइल किया गया है। ठीक है, कंपाइल्ड लेटर। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब कुछ मंडल हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला मंडल आता है सेवेंथ मंडल, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेवेंथ मंडल। फिर आता है 9वां मंडल, 9th मंडल। उसके बाद आता है 10वां मंडल। ठीक है, 10th मंडल। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सेवेंथ मंडल जो होता है, इसमें 10 राज युद्ध का वर्णन है। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स का वर्णन है, यानी कि 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है हमें। कौन से उसमें मंडल में? 7वें मंडल में। ठीक है, 10 राज युद्ध का। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग अभी देख लेंगे। पहले 9th मंडल पे आ जाते हैं। 9th मंडल जो है ना, लॉर्ड सोम का वर्णन मिलता है, लॉर्ड सोम। इनको इनको एक तो बोला जाता है, एक तो बोला जाता है इनको लॉर्ड ऑफ प्लेनेट, लॉर्ड ऑफ प्लेनेट। ठीक है, और इनको लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जंगल के देवता। ठीक है, प्लेनेट के देवता भी सोम को बोला जाता है, और फॉरेस्ट के देवता को भी सोम को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने
10वें मंडल पे। और 10वें मंडल में जो वर्णन है वो है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। अच्छा, पुरुष सूक्त में बोला गया है, पुरुष सूक्त में क्या बोला गया है? पुरुष सूक्त में बोला गया है कि जो चार वर्णाज है ना, इनका सबसे पहला जो मेंशन में होता है वो यहीं पर होता है, पुरुष सूक्त में। फोर वर्णाज मेंशन है, ठीक है। अब इसमें चारों जो वर्णा है, तो वो चार वर्णा कौन कौन से हैं? वो है ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये चार वर्णा है, ठीक है। चार वर्णा है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Just a minute। तो देखो, ब्राह्मण है ना, कहा जाता है कि ये माउथ से जन्मे थे, ठीक है। और क्षत्रिय जो थे, ये आर्म से जन्मे थे। उसके बाद थाई से, बैस से निकले थे। और शूद्रा कहाँ से निकले थे? ये फीट से निकले थे, इसलिए इनको सर्वेंट्स बोला जाता है, ठीक। इतना समझ आ गया? अब हम लोग दसराज युद्ध का वर्णन थोड़ा देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ जो टेन किंग है, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये बिटवीन भरत ट्राइब, एक भरत ट्राइब रहती थी, वर्सेस भरत ट्राइब। और किसके बीच हुआ था? भरत ट्राइब के बीच हुआ था। और एक 10 राजा थे जिन्होंने इकट्ठे मिलके लड़ा था, ठीक है। इतना समझ लीजिए, भरत ट्राइब और 10 राजा मिलके लड़े थे। तो भरत ट्राइब में जो राजा थे उनका नाम था सुदास, किंग सुदास, ठीक है। इनके राजा जो थे किंग सुदास थे, ठीक। और इन्होंने ही ये बैटल जीता था, इन्होंने ही ये जीता था। लाल कलर नहीं यूज करते हैं, नहीं तो फिर घंटा होगा, ये दिख नहीं रहा है ना। इन्होंने ये बैटल जीत लिया था, कौन सी बैटल, ठीक। अच्छा, ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? तो जो नदी थी, रिवर थी, उसको कहा जाता है रिवर रावी। रावी का वर्णन नहीं मिलता है, वर्णन मिलता है पुरुषनी का, पौर्सनी, ठीक है। या पुरुषनी, पुरुषनी रिवर, इसका पुराना नाम जो है पुरुषनी है, रावी रिवर का, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना मंडल जो हो गए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और तो रह नहीं गया है जिससे और क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म, नदियों को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, नदियों को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे कर लेंगे नदी को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सामवेदा। सामवेदा के बारे में क्या हमें वो मिलती है? तो सामवेदा जो है ना, ये एक म्यूजिक के ऊपर बुक है, और म्यूजिक के ऊपर सबसे पुरानी किताब है। अ, कौन सा कलर ये? ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक, ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक, ठीक है। और अ, इसमें जो होते हैं ना, इसमें दो उपनिषद होते हैं, दो उपनिषद होते हैं। उन उपनिषद का काम क्या है? उन उपनिषद का नाम है, एक है चंदोद्य, एक है चंदोग्य, चंदोग्य, और दूसरा है केना, ठीक है। दूसरा है केना, समझ आ गया? ये उपनिषद है दो, ठीक है। सामवेदा में बाकी जितना भी म्यूजिक से रिलेटेड सारे गामा वगैरह है, वो सब सामवेदा में ही आता है। म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, राग वगैरह हो गए, ये सब इसी में आते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है यजुर्वेद। ये पता क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ मंत्राज, कलेक्शन ऑफ मंत्राज। इसमें मंत्रों का कलेक्शन है, कैसे सेक्रीफाइस किए जाएंगे, कैसे रिचुअल्स किए जाएंगे, है ना। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, घर में पूजा पाठ वगैरह होती है ना, तो कैसे सब किया जाएगा, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है यहाँ पर यजुर्वेद में, ठीक। इनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस।
अ, नहीं, 3 सेक्शन नहीं, 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। एक आ जाता है हमारा शुक्ल, और एक आ जाता है कृष्ण। ठीक है? तो आपने देखा भी होगा, हिंदी जो कैलेंडर होता है वहाँ पर 2 होते हैं। एक पहले 15 दिन जो होते हैं वो शुक्ल वर्ष के होते हैं, और दूसरे कृष्ण पक्ष के होते हैं। ठीक है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है जो ब्लैक होता है, ब्लैक। कृष्ण का मतलब ही काला होता है। ठीक है? कृष्ण का मतलब ब्लैक होता है, और शुक्ल का मतलब ब्राइट होता है। तो जब चंद्रमा ब्राइट होने लगता है ना, पूरा निकलने लगता है, जब शुक्ल पक्ष होता है तो पूरा चंद्रमा हो जाता है, तो उसको ब्राइट बोलते हैं। इसी में शुक्ल पक्ष में ही क्या होता है, सतपंथ ब्राह्मण का वो मिलता है। ये कंटेन करता है सतोपंथ, शतपथ, ब्राह्मण। ठीक है? अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। तो उपनिषद कौन कौन से हैं, पहला लिख लेते हैं। बृहदारण्यक, रण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है? और ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, ओल्डेस्ट उपनिषद। उसके बाद आता है दूसरा कथा। इसी में क्या होता है, इसमें स्टोरी मिलती है। चलो पहले को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ये उपनिषद है। ठीक है? और यहाँ पर एक स्टोरी मिलती है, तो स्टोरी आपको बताता हूँ। स्टोरी ऑफ नाचिकेत और यम, इन दोनों की स्टोरी मिलती है, नाचिकेत और यम। यम कौन है? ये गॉड ऑफ डेथ है। ठीक है? गॉड ऑफ डेथ, इनको कहा जाता है यम। ठीक है? इतना समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा यजुर्वेद खत्म हो गया, अब आते हैं अथर्ववेद पे। ठीक है? तो अथर्ववेद मतलब ब्लैक मैजिक। अथर्ववेद मतलब मैजिक फार्मूला का वेदा, यानी कि वेदा ऑफ मैजिक फार्मूला, टू वार्ड ऑफ एवल स्पिरिट्स एंड डिसीजेस। ठीक है? इसी को पता क्या बोला गया है? इसी को इसी को एक चीज बोला गया है, उसको बोलते हैं हम लोग, हम्म, क्या बोलते हैं, हम्म, इसको जीवन का विज्ञान बोला गया है। इसी में आयुर्वेद होता है, इसी में आयुर्वेद होता है, और आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान बोला जाता है, जीवन का विज्ञान। ठीक है? तो ये अथर्ववेद में इसका मेंशन मिलता है। ठीक? उसके बाद इसको 20 20 खंड में डिवाइड किया गया है। 20 खंड में विभाजित किया गया। ठीक है? विभाजित किया गया है। उसी में से कुछ उपनिषद हैं, कुछ उपनिषद हैं, जैसे मनुका उपनिषद। पहले चेंज कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएंगे उपनिषद। मनुका उपनिषद, और लिख सकते हैं यहाँ से महा उपनिषद, महा उपनिषद। ठीक है? मनुका उपनिषद, इसी को मुंडक उपनिषद कहा जाता है। ठीक है? मुंडक, मुंडक उपनिषद। ठीक है? इसी को मुंडक उपनिषद कहा जाता है। और यहाँ से हमें मिला है मुंडक उपनिषद में ही सत्यमेव जयते, आपने सुना है ना? सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ठीक है? टेकन फ्रॉम है, मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया। ठीक? इतना समझ आ गया? और महा उपनिषद में जो मेंशन मिलता है, मेंशन ऑफ
वासुदेव कुटुम्बकम। वासुदेव कुटुम्बकम। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि सारा संसार ही हमारा घर है। यानी कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। सारा संसार ही हमारा परिवार है। यानी कि होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। परिवार है। ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें जो जो लिया गया है ना, ये चैप महाउपनिषद के अध्याय 6 से लिया गया है। ये भी याद रखिएगा, अध्याय 6 से लिया गया है। ठीक है। तो ये होता है अथर्ववेद खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं षष्ठ दर्शन पर। ठीक है। तो स्कूल ऑफ फिलोसफी मतलब षष्ठ दर्शन यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग ऋषियों ने। तो उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है उसमें सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। ठीक है। सांख्य दर्शन, एक मिनट। दूसरा आ जाता है न्याय। तीसरा आ जाता है वैशेषिक। ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारा योगा। फिर उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। और फिर आ जाएगा पूर्व मीमांसा। ठीक है। पूर्व मीमांसा। अब इनको हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं क्या होते हैं ये, क्या किसने दिए। गड़बड़ पड़ता है। तो सांख्य दर्शन जो दिए थे कपिल मुनि ने दिए थे। ठीक है। कपिल मुनि। और न्याय, न्याय कौन करता है? गौतम मुनि। तो गौतम मुनि। और वैसे थे, ये कन्नड़ ने दिए थे। कन्नड़। ठीक। अब इसमें हिंदी लिखने वाला कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। मैं लिख देता हूँ सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक और योग, उत्तर मीमांसा और ये पूर्व मीमांसा। ठीक है। ये भी होता है। अब योग दर्शन, ये किसने दिए? ये पतंजलि ने दिए थे। इसे बाबा रामदेव ने अपनी ब्रांड का नाम पतंजलि रखा था। ठीक है। उत्तर मीमांसा किसने दिया था? ये बदरायन ने दिया था। भद्रयान। और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया था। ठीक है, जामिनी। ठीक है, इतना आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी अच्छा, कन्नड़ ने जो दिया था ना, इसमें आप लिख सकते हैं मेटाफिजिक्स। और यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो अणुओं का वर्णन था ना, अणु का वर्णन, वो यहीं पर मिलता है। ठीक है। अणु की बात यहीं पर हुई थी सबसे पहले, अणु की बात यहीं हुई थी सबसे पहले। हुई थी सबसे पहले। ठीक है। अणु, अणु मतलब आइटम। ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं यहाँ से? अच्छा, सबसे पुराना इसमें से कौन सा है वो लिख लीजिए। इनमें से सबसे पुराना जो है ये है, ओल्डेस्ट। सांख्य दर्शन सबसे पुराना है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेदांग, वेदांग क्या होते हैं? तो टोटल 6 नंबर होते हैं। ठीक है। टोटल 6 होते हैं वेदांग। और इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो पहला होता है, ये होता है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। दूसरा होता है कल्प। दूसरा हो गया कल्प। तीसरा होता है व्याकरण। व्याकरण। ठीक है। चौथा होता है निरुक्त। पांचवा ज्योतिष। छठा होता है छंद। ठीक है, छंदांश। ठीक है। ये हो जाएगा निरुक्त,
ये हो जाएगा ज्योतिष, और ये हो जाएंगे छंद। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देखते हैं ये होते क्या है। तो इसमें जो होता है स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब ध्वनि, तो ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर, ध्वनियों का अध्ययन। ठीक है। ठीक। उसके बाद कल्प, कल्प क्या होता है? तो कल्प में स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, ये क्या होते हैं? अनुष्ठानों, अनुष्ठानों और विधियों का, विधियों का अध्ययन होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण का अध्ययन होता है यहाँ पर, स्टडी ऑफ ग्रामर, स्टडी ऑफ ग्रामर, व्याकरण का अध्ययन। ठीक। और निरुक्ता क्या है? तो निरुक्ता में, निरुक्ता में स्टडी ऑफ एटमाइलॉजी, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ एटाइमोलॉजी। ठीक है। एटाइमोलॉजी क्या होता है? ये शब्दों की जो उत्पत्ति होती है ना, उसका अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। शब्द जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, शब्दों की उत्पत्ति, कौन सा शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एटाइमोलॉजी। ज्योतिष, तो स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योति 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 ज्योति, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक। यानी कि यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश या समय की गणना की जाती है, समय, समय की गणना का अध्ययन। ठीक है। और छंद क्या होगा? तो छंद मतलब स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स, स्टडी ऑफ पोएट्री मैटर्स, यानी कि काव्य की, काव्य की या काव्य संरचना की, काव्य संरचना, काव्य संरचना और काव्य संरचना का अध्ययन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वेदांग। ये 6 वेदांग होते हैं, इनको आप याद रखिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब आते हैं हम लोग सप्त सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा में 7 नदियों का जो मिलता है हमको, मेंशन मिलता है। ठीक है, तो 7 नदियां मिलती है। कहाँ मिलती हैं? ये ऋग्वेदा में मिलती है। ठीक है, तो वो 7 नदियां कौन कौन सी हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली आती है इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु। ठीक है, फिर आती है झेलम, झेलम। ठीक है, अब देखो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही जैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग को हिंदी नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक ही जैसा लिखा जाएगा, सतलज। और ये तो 6 हो गई, और साथ में होती है सरस्वती। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका पुराना नाम क्या था? इनका जो पुराना नाम था, इंडस का पुराना नाम हम लोग बोलते हैं सिंधु। ठीक है, और झेलम का, झेलम का बितस्ता। ठीक, और चेनाब अस्किनी, रावी का, रावी का पुरुषनी। ठीक है, बैटल ऑफ टेन किंग्स यहीं पर हुआ था, पुरुषनी। फिर ब्यास का बिपाशा, और सतलज का, इसका नाम होता है सुतुद्री। और सरस्वती के बारे में ये बात है कि इनको नदी तमा, इनको 3 नाम दिए गए, नदी तमा, देवी तमा और माते तमा। ठीक है, इनको ये बोला गया है। और ये काफी ज्यादा सेक्रेट रिवर थी, सेक्रेट और मैथिकल रिवर थी।
ठीक है, काफी ज्यादा सीक्रेट थी, बहुत ज्यादा पवित्र रिवर, पवित्र नदी थी सरस्वती। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर ऋग्वेदा में कुछ और चीजों का भी मेंशन मिलता है, कुछ और नदियों का, जिसको मिलता है हिमवंता, हिमवंत। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? रिवर नहीं कह सकते हैं इसको, ये हिमालय है। ठीक है, हिमालय का नाम मिलता है, हिमालय का नाम क्या मिलता है? हिमवंत। ठीक। और हिंदुकुश का नाम मिलता है मुंजावत। मुंजावत को मुंजावत का क्या नाम है? हिंदकुश। ठीक है, तो इनके पर्वतों के नाम है जो इसमें ऋग्वेदा में मेंशन है। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो इतना खत्म होता है हमारा सप्त सिंधु तक। अब हम लोग आते हैं सोसाइटी पर। तो जो हमारी वैदिक सोसाइटी थी वो उसको चार वर्णों में बांटा गया था। ठीक है, चार वर्णों में बांटा गया था। और इन वर्णों का जो मेंशन है वो हमारा कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 10th मंडल में मिलता है, 10th मंडल में, पुरुष सूक्त के 10th मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, और पुरुष सूक्त में ही इनका वर्णन होता है। ठीक, यहाँ पर जो सोसाइटी थी, तो हमने पढ़ा था इंडस वैली सोसाइटी जो थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लेकिन यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि जो पिता होता था वो हेड होता था, पिता जो होता था उसको मुखिया बोलते थे। ठीक है, वो मुखिया होता था। और जिसको कहते क्या थे? उसको कहते थे गृहपति। ठीक है, गृहपति कहा जाता था। औरतों का जो था, जो स्टेटस था वहां पर काफी ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा अर्ली वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन जो लेटर वैदिक एज आई उसमें काफी ज्यादा गिर गया। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था जो कि बहुत ज्यादा कॉमन था। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ये सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और सोसाइटी में कुछ और भी चीजें थी। यहाँ पर जो सिस्टम था ना वो हेरिडेटरी नहीं था, यानी कि सोसाइटी चार वर्णा जो थे ये वर्णा हेरिडेटरी नहीं थे। नॉट नॉट हेरिडेटरी, यानी कि इनका डिसीजन कैसे होता था? डिसाइडेड बाय प्रोफेशन। ठीक है, जिसके जैसे कर्म अच्छे होते थे वो ब्राह्मण बन जाता था, जिसके कर्म सही नहीं होते थे वो शूद्र बन जाता था, और बाकी ऐसे डिसाइड होते थे। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिज नॉट वाज नॉट प्रेवलेंट, वाज नॉट प्रेवलेंट। ठीक है, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। अच्छा, विडो मैरिज जो थी वो यहाँ पर अलाउड, तो विडो रीमैरिज अलाउड। ठीक है, अब उसको क्या कहते थे वो समझते हैं। और यहाँ पर काऊ को अघन्न बोला गया है, काऊ जो है वो अघन्न बोला गया है। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि हाईलाइटेड रहे। ठीक है, काऊ को क्या बोला गया? अघन। अघन यानी कि जिसको मारा ना जा सके, इसके लिए युद्ध हो जाते थे। और विडो रीमैरिज अलाउ अलाउ थी, और जो विडो रीमैरिज करता था उसको कहा जाता था नियोग्य, नियोग्य। ठीक है, विडो रीमैरिज को ही नियोग्य कहा जाता था, काऊ को अघन कहा जाता था। और जिसके पास काऊ सबसे ज्यादा होती थी उसको कहा जाता गौमत। ठीक है, गौमत, गौ का मालिक। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद अ, जो बैटल होता था काऊ के लिए उसको गविस्ती कहा जाता है, बैटल ऑफ गविस, बैटल फॉर गाउ, क्या लिख रहा हूँ, बैटल फॉर काउज। तो पहले भी बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर भी दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता था गविष्टि, गविष्टि। ठीक है, तो ये होता है हमारी सोसाइटी उस टाइम पर कैसी थी। अब आते हैं इकोनॉमी। तो वहाँ की उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, किस चीज़ पर वो लोग डिपेंड ज़्यादा थे? तो यहाँ पर कैटल रेयरिंग का काम करते थे। ठीक है, यानी कि गाय चराना, और बैल चराना, इन सब का काम चल करते थे, बकरियां चराना। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर ज़्यादा
प्रमुख हो गया, ठीक है, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, तो एग्रीकल्चर काफी ज्यादा प्रमुख हो गया। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल रेजिंग का काम करते थे। बार्टर सिस्टम यहाँ पर प्रेवलेंट था, लेकिन लेटर में क्या हुआ, गोल्ड कॉइन चलने लगे, गोल्ड कॉइन चलने लगे, जिसको निस्क कहा जाने लगा, ठीक है। इनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, कुम्हारी करते थे, बुनाई करते थे और कारपेंट्री करते थे, यानी कि बड़ीगिरी करते थे, ठीक है। ये हो जाता है इनका इकोनॉमी कैसे चलती थी, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी पर। उससे पहले रिलीजन देख लेते हैं, रिलीजन कैसा था। तो रिलीजन में ये नेचर गॉड्स को मानते थे, जैसे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुणा हो गए, ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को करवा दिए। ये यज्ञ को सेक्रीफाइस करते थे, यानी कि यज्ञ करते थे ये लोग, ठीक है। यहाँ पर यज्ञ का बहुत ज्यादा महत्व था, यज्ञ का बहुत ज्यादा महत्व था। तो इसमें आपको मैं अ, यज्ञ भी बता देता हूँ कि इनमें तीन तरह के यज्ञ थे, तीन तरह के यज्ञ। पेज है ठीक है, पेज है, आगे हम बता देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग आए। तो लेटर में न्यू गॉड्स जैसे विष्णु, रुद्र, प्रजापति, इनका वर्चस्व थोड़ा बढ़ने लगा। और उपनिषद जो पढ़ाए जाते थे, उनको ब्राह्मण और आत्मन कहा जाता था, ब्रह्म और आत्मा, ठीक है। अब रिलीजन में ही कुछ हम चीजें देखते हैं, जैसे तीन यहाँ पर तीन प्रकार के यज्ञ थे। तो पहला होता था, उसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, अश्वमेध, ठीक है। दूसरा होता था वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ठीक। तीसरा जो होता था उसको कहते थे राजसूय यज्ञ, ठीक है। ये तीन तरीके के यज्ञ होते थे यहाँ पर। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, इसमें एक घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था, यज्ञ परफॉर्म किया, उसके बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और जहां तक घोड़ा जाता था तो वो पूरा एरिया जो होता था वो राजा को हो जाता था, ठीक है। और अगर कोई घोड़ा को रोक लेता था, तो उस व्यक्ति को राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। आपने देखा हो, राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा था, तो उस घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था, इसके लिए वो उन के राजा से, घोड़े के राजा से युद्ध करने के लिए तत्पर थे, ठीक है, वो तैयार हो गए थे कि उसको युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ समझ आ गया। ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ क्या होता था, तो ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। ये किसके लिए किया जाता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था, पावर दिखाने के लिए इस यज्ञ को किया जाता था, ठीक है। और इसमें होता था, इसमें रथों की, राजा के रथों की रेस लगवाई जाती थी, रेस लगवाई जाती थी, ठीक है। राजा के रथ जो थे, उनको रेस में दौड़ाया जाता था। अच्छा, राजसूय यज्ञ क्या होता था, तो ये जब किसी राजा का राज्याभिषेक हुआ था ना, तब ये यज्ञ किया जाता, राज्याभिषेक के समय किया जाने वाला यज्ञ, जाने वाला यज्ञ, ठीक है। तो राज्याभिषेक के समय इसको यज्ञ किया जाता था, उसको राजसूय यज्ञ कहते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलीजन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आता है पॉलिटिक्स। तो राजा को जो कहा जाता था, राजा को क्या कहा जाता था, राजा को राजन कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर दो असेंबली थी, दो नहीं बल्कि तीन असेंबली थी। एक को कहा जाता था विधाता, ठीक है, तीन असेंबली मानेंगे हम लोग, सभा और समिति। और इन दोनों को पता क्या कहा जाता था, इन दोनों को डॉटर ऑफ प्रजापति बोला जाता था, डॉटर ऑफ प्रजापति, प्रजापति भगवान हुए हैं, ठीक है, तो प्रजापति बोला जाता है, ठीक है। लेटर वैदिक एज में इनको बोला गया था, सभा और काउंसिल को, सभा और समिति को डॉटर ऑफ प्रजापति, ठीक है। अब सभा और समिति थी क्या, उनको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं, लेटर वैदिक एज में जो किंग था वो ज्यादा पावरफुल हो गया, हेरिडेटरी नहीं रह गया वहां पर, और बड़े बड़े यज्ञ, जैसे यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने लगे, ताकि और ज्यादा जो जमीनें हैं वो उन पर कब्जा किया जा सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सभा और समिति के बारे में थोड़ी बात ये कर लेते हैं, क्योंकि वो करना जरूरी है। सभा
समिति और विदात। ठीक है, विदात, इसको हिंदी में विदित लिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी चीजें हम लोग जान लेते हैं कि ये होती क्या है। सभा जो होती है ना, ये साधारण लोगों का संगठन था, यानी कि अ, ये यहाँ पर कम्युनिटी थी जो कि कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, और जो समिति होती थी ये कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज्ड, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए होती थी, कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, तो सही कर लेते हैं इसको भी। तो कॉमन लोगों की जो समिति होती थी उसको सभा कहा जाता है, तो समिति जो जो उच्च लोग होते थे, बड़े लोग, ठीक है, उच्च लोग। समझ आ गया। अच्छा, सभा का जो मेंशन है वो 8 बार हुआ है, ठीक है, 8 बार, और 9 बार समिति का हुआ है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ठीक है, इसकी चर्चा 9 बार हुई है। और विधाता की सबसे ज्यादा बार हुई है, 122 बार। 122 बार चर्चा हुई। और ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये जो कम्युनिटी थी, ये रिलीजियस पर्पस के लिए, मतलब जो काम रिलीजियस पर्पस देखते हैं ना, रिलीजियस जो पर्पस होते हैं, उनको जो काम देखता था वो विधाता देखता था। ठीक है, उनके ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या थी, तो यहाँ पर मिले क्या क्या है, तो हरियाणा और यूपी से पॉटरी मिली है, तो पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता है। ठीक है, आयरन टूल्स मिले हैं, यानी कि प्लफ और एक्स। सेटलमेंट बताते हैं कि इनका एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, और कैटल रेनिंग तो ये करते ही थे। और पीजीडब्ल्यू यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर जो है लेटर वैदिक कल्चर को भी दर्शाता है, यानी कि लेटर वैदिक एज में भी ये पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो मिले। ठीक है, ये हो जाती है आपकी आर्कियोलॉजी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेटर वैदिक एज पे आते हैं। तो लेटर वैदिक एज जो है ना, वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। यहाँ पर ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें तो ये आप सिंध वाला रीजन छोड़ के ये पंजाब से गंगा यमुना वाले दोआब में आने लगे थे। ठीक है, गंगा यमुना वाले दोआब में आने लगे थे, और ये उत्तर प्रदेश बिहार जैसे एरिया में ये सेटल्ड हो गए थे। इन्होंने फॉरेस्ट जो क्लियर किया था ना, उसको आयरन एक्स से क्लियर किया था, क्योंकि यहाँ पर लोहे का आविष्कार हो चुका था, तो उन्होंने लोहे के हथियार से अपना फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी सोसाइटी कैसी थी? अच्छा, इनकी जो सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्णा सिस्टम जो था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था, यानी कि ये अब हेरेडिटरी हो गया था। तो वर्णा सिस्टम कैसा हो गया था? ये हेरेडिटरी हो गया था। ठीक है, यानी कि पंडित का लड़का पंडित ही होगा, और क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय ही बनेगा, लड़ाई में ही जाएगा, सेना में ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही व्यापारी का लड़का, वैश्य का लड़का व्यापारी ही बनेगा। तो ये चीज हेरिडेटरी हो गई थी। कास्ट जो होती थी वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती थी, यानी कि जाति जन्म से ही तय हो जाती थी, ये मैं बता चुका हूँ। और सबसे बड़ा जो चीज हुई है वो होती है वुमेन की जो स्टेटस था, यानी कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा गिर गई थी, ना तो शिक्षा मिलती थी इनको और ना ही कोई यज्ञ में भाग मिलता था। ठीक है, यहीं से लेटर वैदिक एज से ही गोत्र प्रणाली शुरू हो गई थी। ठीक है, गोत्र जो आज हम लोग सुनते हैं ना कि ये इसका क्या गोत्र है ना, तो यहाँ से ही इसका गोत्र प्रणाली की शुरुआत लेटर वैदिक पीरियड से हुई थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन, इनकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, इनकी शुरुआत हो गई थी। अब इनकी शुरुआत हो गई थी तो इन चारों आश्रम को हम देखते हैं कौन कौन लोग करते थे और इनका क्या काम था। देखो, 4 आश्रम था, इसका मतलब है कि एक इंसान की कैसी लाइफ रहेगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रमुख रहते थे वो मेल और अपर वर्णाज वाले, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, है ना, इनको ज्यादा इसमें आश्रम में छूट मिलती थी। ठीक है, यानी कि आश्रम यही परफॉर्म करते थे ज्यादातर।
तो इनकी 4 स्टेजेस में क्या डिसिप्लिन होता था और क्या ड्यूटी होती थी। तो पहला होता है ब्रह्मचर्य, 0 से 25 साल की जो एज होती थी वो ब्रह्मचर्य की एज होती थी, यानी कि स्टूडेंट लाइफ। यहाँ पर ये वेदास को सीखते थे और संयम का जीवन जीते थे, ठीक। ब्रह्मचर्य शिक्षा व संयम का जीवन। गृहस्थ रीजन 25 से 50 वाला जो एज होती थी, तो यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती थी और ये गृहस्थ जीवन जीने लगते थे, यानी कि हाउस होल्डर, ठीक है, परिवार और आजीविका चलाने लगते थे, ठीक है। कमाई भी करते थे और घर भी चलाते थे, ठीक। वानप्रस्थ का मतलब 50 से 75 साल की जो एज होती थी, ये वनों में चले जाते थे, फॉरेस्ट लाइफ जीते थे और धीरे धीरे विरक्ति की तरफ इनका शुरुआत हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद संन्यास जीवन भी जीते थे ये 75 से, जो प्लस वाली एज होती थी, 75 के बाद वाली जो एज होती थी उसको संन्यास जीवन बोलते थे, यानी कि ये संन्यास रेनोन्सिएशन ले लेते थे, स्पिरिचुअल लाइफ जीते थे, त्याग और मोक्ष की साधना करते थे, ठीक है। समझ आ गया, ये 4 आश्रम थे, ये लेटर वैदिक एज में आए थे, ठीक। उसके बाद क्वालिटी क्या थी, तो जो किंग था वो और ज्यादा पावरफुल बन गया था, और ज्यादा पावरफुल बन गया था। ये यज्ञ करता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजस्व है, राजस्व है तो ये एक तरीके का हमारा यज्ञ तब होता था जब राज्याभिषेक होता था ना, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक के समय जो युद्ध होता था, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था, सॉरी, राजस्व, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ पावर के लिए, मतलब और ज्यादा ज्यादा ये एरिया को गेन करता है, तब अश्वमेध यज्ञ करते थे। और सभा और समिति की जो इंपॉर्टेंस थी ना वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है, खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो मोनार्की थी वो हेरिडेटरी हो गई थी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो ये आ गई पॉलिटी। और अ, और क्या कहे यहाँ से जोड़ सकते हैं, पॉलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन होता हो जाता था, ठीक है। और आयरन प्लग, सिकल और एक्स, यानी कि हल, दरांती और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो गया था। सिकल मतलब कुल्हाड़ी, सिकल मतलब दरांती और एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। और प्लव मतलब हल होता है। राइस में, क्रॉप में राइस हो गई, बार्ले हो गई, व्हीट हो गई, यानी कि धान। राइस मतलब धान। और राइस को ही यहाँ पर क्या बोला गया है, राइस को ही ब्रीही बोला गया है, ब्रीही बोला गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, राइस को और क्या बोला गया है, इसको ब्रीही बोला गया है। अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो किंग होता था ना, वो भी मैनुअल लेबर करता था, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। किंग ऑल्सो परफॉर्म मैनुअल लेबर इन द फील्ड, ये तो काफी अच्छी बात है ना, इन द फील्ड। ये बात, एक पॉइंट ये आप नोट करके रखेंगे। और और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बाकी तो बार्टर सिस्टम यहाँ पर कॉमन था ही, और ट्रेस जो था, अब यहाँ पर निस्क कॉमन हो गया था, निस्क कॉइन चलने लगे थे, यानी गोल्ड के कॉइन चलने लगे थे जिसको निस्क कहा जाता था, और सतमना, ठीक है, जिनको ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, रिलीजन। तो रिलीजन जो था यहाँ पर, यज्ञ जो थे वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके थे, जैसे कि प्रजापति, विष्णु, रुद्र, ये गॉड और ज्यादा आ गए थे, ठीक है, इनका पूजन शुरू हो गया था। ब्राह्मण ज्यादा पावरफुल हो गए थे और ये प्रीस्ट का काम करते थे, ठीक है, जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट का काम करते थे। कॉमन पीपल जो थे वो यज्ञ को परफॉर्म नहीं कर सकते थे, यानी कि यज्ञ नहीं करवा सकते थे, क्योंकि बहुत काफी ज्यादा महंगे हो गए थे, यानी, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। उपनिषद गेव आइडिया ऑफ ब्रह्मन, यानी कि यूनिवर्सल सोल, ठीक है, ब्रह्म और आत्मा की बातें, इंडिविजुअल सोल, इनकी बातें करने लगे, इन्होंने इनका आइडिया दिया उपनिषद में, ठीक है। और स्पिरिचुअल थॉट, यानी कि आध्यात्मिक सोच में वृद्धि होने लगी। ये होता है रिलीजन का काम, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर 4 आश्रम थे, हमने पढ़ा था, ये जो 4 आश्रम थे, ये पता है, ये पार्ट हैं, पता किसके, ये पार्ट हैं किसके, ये हैं यजुर्वेद के पार्ट, ठीक है। यजुर्वेद के ही पार्ट हैं 4 आश्रम, ठीक है। उनको भी आप लोग याद रखेंगे। और आगे हम लोग लिटरेचर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर चारों वेदों का कंप्लीशन हो चुका था, ठीक है, चारों वेदों की रचना पूरी हो चुकी थी। और यहाँ पर भी ब्राह्मण ब्राह्मण जो करते हैं रिचुअल टेक्स्ट कर देते, और अरण्यक फॉरेस्ट मेडिटेशन टेक्स्ट होते थे, उपनिषद को फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बोलते थे, यानी कि दर्शन और ज्ञान पर आधारित टेक्स्ट। और कंपोजिशन ऑफ स्मृति और एपिक, जैसे कि रामायण और महाभारत का भी यहाँ पर कंपोजिशन होना शुरू हो गया था, रामायण और महाभारत का भी कंपोजिशन शुरू हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आर्यन जब आए थे तो उन्होंने पंजाब से वेस्टर्न यूपी तक का रीजन जो था, इन्होंने एक्सपेंड कर दिया था, अपना रीजन जो था पंजाब से लेके पंजाब से लेके
वेस्टर्न यूपी वाला, ठीक है, ये रीजन था जहाँ पर ये रूल करते थे, रूल, ठीक। अब यहाँ पर भी अपर पार्ट को कहा जाता था, अपर पार्ट को कहा जाता था कुरु का क्षेत्र, ठीक है, कुरु, जो कुरुक्षेत्र कहलाया। और लोअर पार्ट कहलाता था, लोअर नहीं, मिडिल पार्ट कहलाता था, इसको कहते थे, इसको कहते थे पांचाल, ठीक है, इसको कहते थे पांचाल। और इन दोनों को मिला के जो बोलते थे उसको बोलते थे हस्तिनापुर, इन दोनों को मिला के हस्तिनापुर बोलते थे, ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले आयरन का यूज हुआ था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड जो होती है यहीं पर सबसे पहले आयरन का यूज हुआ था, ठीक है। अब कुरु ट्राइब जो थी, यहाँ पर कुरु क्षेत्र में कुरु ट्राइब थी एक, तो कुरु ट्राइब में कुरु कबीला था, यहाँ पर दो क्लैन थी, ठीक है। उन दो क्लैन का नाम था, एक का नाम था पांडवास और दूसरे का नाम था कौरवास, पांडवास और कौरवास। तो इनमें जो युद्ध हुआ था उसको कहते हैं हम लोग महाभारत, महाभारत, ठीक है। और ये कंपाइल की गई थी 950 बीसी के आसपास, ठीक है। ये युद्ध हुआ था 950 बीसी में, ये युद्ध हुआ था। और इस महाभारत को कंपाइल किया गया था, कंपाइल्ड इन 400 एडी, ठीक है, यानी कि इसकी रचना की गई थी, समझ आ गया। और उसके बाद ये लेटर वैदिक पीरियड में ये दोआब रीजन ईस्टर्न यूपी में ये शिफ्ट हो गए थे, वहां पे जाके उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया था अपना, ठीक है। और फिर वहां पर शिफ्ट हो गए, वेस्टर्न यूपी में शिफ्ट हो गए थे, ईस्टर्न यूपी में, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर लेटर पीरियड में कैसा था। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बन गया था, प्राइमरी लाइवलीहुड, ठीक है। और आयरन फील्ड यानी कि हल कुल्हाड़ी दराती ये बिल्कुल सेम ही आएगा, एग्रीकल्चर में जो जो चीजें वो वहां पर यूज करते थे वैसी वैसी चीजें यहाँ पर भी। अब भूमि का निजी स्वामित्व यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, यानी कि भूमि को खरीदना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। प्राइवेट लैंड ओनरशिप यहाँ पर शुरू हो गई थी। वीट बार्ले राइस लेंटिल्स ये यहाँ पर फसलें हो गई। और ये ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहते थे, क्योंकि यहाँ की जो सिंचाई थी, इरिगेशन जो था, वो ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर था, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं थी, कैनाल्स नहीं थी, ठीक है। कैनाल्स यहाँ पर नहीं थी, नहरें नहीं थी, ठीक है, कैनाल्स मतलब नहर, ठीक है। एनिमल पावर यानी कि ऑक्सन और बुल यहाँ पर प्लफिंग के लिए यूज किए जाते हैं, बैल और बैल गाय, ठीक। ये एग्रीकल्चर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ मैरिजेज और यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ पर टोटल जो मैरिजेज बताई गई हैं वो 8 मैरिज बताई गई, ठीक है, 8 टाइप की मैरिज बताई गई, 8 प्रकार की। तो उसमें सबसे पहला आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब जो प्रॉपर रिचुअल्स और डॉरी फ्री किया जाए, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी रिस्पेक्ट किया जाती थी, ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम था। और ये बिना दहेज के किया जाता था, जिसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। एक होता था देव विवाह, देव विवाह, ठीक है। यहाँ पर जो ब्राइड थी वो तो दी जाती थी, यानी कि यज्ञ में पुजारी को कन्या को दिया जाता था, गिवन टू अ प्रीस्ट ड्यूरिंग यज्ञ, ठीक है। तो ब्राइड को पुजारी को दे दिया जाता था, दैव विवाह, यज्ञ में पुजारी को कन्या देना, ठीक, ये दैव विवाह हो गया। अर्स विवाह क्या कहता था, यहाँ पर स्मॉल गिफ्ट दिया जाता था, जैसे गाय दे दी या बुल दे दिया, ठीक है, भैंस दे दी, गाय दे दी, या फिर क्या नाम उसको, बैल दे दिया। फ्रॉम ग्रूम्स टू ब्राइड, ग्रूम ग्रूम टू ब्राइड, ठीक है। उसके बाद प्रजापति विवाह, तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड था, ठीक है। यहाँ पर कंसेंट समानता पर आधारित था, ठीक है, समानता पर आधारित था। गंधर्व विवाह क्या होती है, यहाँ पर लव मैरिज बोला जाता है, गंधर्व विवाह लव मैरिज को बोला जाता है, यहाँ पर कोई भी रिचुअल नहीं होते हैं, ठीक है, प्रेम विवाह। कृष्ण जी ने गंधर्व विवाह छोड़ो, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। असुर विवाह किसको बोला जाता है, ये असुर विवाह दहेज आधारित विवाह, जो दहेज लेते हैं ना, ब्राइड प्राइस, यानी कि लड़की का मोल लगा दें, लड़की की एक कीमत तय कर दें, तो उसको असुर विवाह बोला जाता है। और राक्षस विवाह किसको बोला जाता है, तो ब्राइड टेकन बाई फोर्स, यानी कि बलपूर्वक विवाह कर लेना, यानी कि किसी राजा ने किसी पर आक्रमण किया और उसकी कन्या थी या फिर उसकी जो रानी थी उसको जीत लिया और फिर शादी कर ली, उसको राक्षस विवाह बोला गया, ठीक है। और पैशाच विवाह, उसको वर्ष टाइप, यानी कि सबसे गंदा जो विवाह होता था वो पैशाच विवाह, यानी कि फोर्सफुली और अनएथिकली, अनैतिक और निष्ठम तरीके से जो विवाह किया जाता है उसको पैशाच विवाह, ठीक है। तो 8 तरीके के ये मैरिजेस यहाँ पर मेंशन है लेटर वैदिक एज में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक और चीज है जिसको हम लोग लिख सकते हैं, एक तरीके का होता है अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, ठीक है।
और एक होता था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, ठीक है। और ये क्या होते थे? तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक, देखो इसमें क्या होता था, इसमें जो बॉय होता था वो हायर कास्ट का होता था और गर्ल लोअर कास्ट की होती थी, यानी कि अनुलोम, यानी कि जो बॉय है वो हायर कास्ट का है और गर्ल लोअर कास्ट की होती थी, ठीक है। और प्रतिलोम विवाह, इसमें बॉय जो होता था वो लोअर कास्ट का होता था और जो गर्ल होती थी वो हायर क्लास की होती थी, अपर क्लास की, ठीक है, अपर कास्ट, ठीक है। तो ये चीजें होती थी। और अर्ली वैदिक पीरियड्स को जो कहा जाता था ब्रह्म और दैव विवाह कहा जाता था। और लेटर वैदिक एज में गंधर्व और असुर टाइप के विवाह जो थे वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, ठीक है, क्योंकि वहां पर सोशल चेंज काफी ज्यादा देखने को मिले थे, ठीक है। क्योंकि शूद्र का कंडीशन जो काफी ज्यादा नीचे आ गई थी, ठीक है, तो इसलिए गंधर्व विवाह असुर विवाह ये कॉमन हो गए थे। उसके बाद और क्या है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो वहां पर थे हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, वही चीज बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर क्या थे, हाउसेज जो थे वो मड के बनने लगे थे, रेक्टेंगुलर शेप थे और काफी ज्यादा प्लान्ड वे में बनाए जाते थे, ठीक है। और आयरन टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करना यहाँ शुरू हो गया था। अच्छा ये याद रखना, आयरन का इस्तेमाल जो सबसे पहले होना शुरू हुआ था ना, आयरन का इस्तेमाल, आयरन का इस्तेमाल लेटर वैदिक एज में शुरू हुआ था, लेटर वैदिक एज में, ठीक है। इसीलिए जब बोलते हैं ना वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था, वैदिक एज ये 1500 से 1000, 1000 BC है ना। और लेटर वैदिक का, लेटर का इसको बोलते हैं 1000 से 600। तो कुछ तो टाइम पीरियड ऐसा आया होगा ना जो दोनों में कॉमन होगा, है ना, दोनों में कॉमन होगा थोड़ा बहुत, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी में आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो इसलिए आयरन दोनों में कॉमन है, ठीक है। बाकी जो मेन मतलब काफी ज्यादा मात्रा में जो इस्तेमाल हुआ था वो लेटर वैदिक युग में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर होता है आपका खत्म। और अब हम लोग करेंगे जो हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले किसने गायत्री मंत्र को कंपोज किया था, गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया था, तो ऋषि विश्वामित्र ने कंपोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, गायत्री मंत्र विच वेदा कंटेन गायत्री मंत्र, तो कौन से वेदा में गायत्री मंत्र है, तो वो ऋग्वेदा में, ठीक है। ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, थर्ड मंडल में, ठीक है। तो गायत्री मंत्र किसमें आ गया, थर्ड मंडल में आ गया। अच्छा ये थर्ड मंडल मैंने आपको बताया भी नहीं था, तो आप इसको वहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऋग्वेदा के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। अच्छा बैटल ऑफ टेन किंग्स जो है वो कौन से वेदा में डिस्क्राइब किया गया उसको, तो ये ऋग्वेदा में ही मिलता है हमें, ठीक है। बैटल ऑफ टेन किंग कौन सा मंडल है, सेवेंथ मंडल, ठीक है, सातवें मंडल में। इसके बाद क्या ऑक्यूपेशन था वैदिक पीपल का, तो ये एग्रीकल्चर था, ये एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री था। एग्रीकल्चर तो बाद में आया ना लेटर वेदिक एज में, ठीक है। तो पशुपालन इनका मेन व्यवसाय था। उसके बाद आर्य मीन्स क्या होता था, तो आर्य मीन्स जो होता था काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल होता था, ठीक है, यानी कि नोबल होता था, श्रेष्ठ, आर्य मीन्स श्रेष्ठ होता था। सभा और समिति क्या थी, तो ये क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबलीज थी, यानी कि प्रशासनिक सभाएं थी, सभा और समिति। पुरुष सूक्त इज फाउंड इन विच, तो ये ऋग्वेदा में है पुरुष सूक्त और 10वें मंडल में है, ठीक है। इसका जो मंडल है वो 10वां मंडल है, 10th मंडल। नेक्स्ट ऋग्वैदिक पीपल वर्शिप्ड, किसको वर्शिप करते थे, तो इमेज, नेचर, टेम्पल या एंसेस्टर, नहीं ये नेचर की वो करते थे, तभी तो इंद्र, वायु, इन सब की पूजा होती थी ना, सोम, है ना, तो इन सब की पूजा होती थी, ये नेचर को दर्शाते हैं। मेन फूड ऑफ द वैदिक पीरियड वाज, तो ये आ जाएगा बार्ले, जौ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोम, सोम का मतलब सेक्रेट प्लांट या फिर ड्रिंक, ठीक है, तो पवित्र पौधा होता है या फिर पेय होता है सोम। और सोम जो होते थे, सोम एक गॉड भी है, ठीक है। उसके बाद गविस्ती का मतलब क्या होता था, तो गविस्ती मीन्स रिक्वेरी पीरियड वार फॉर काउ या वर्शिप फॉर काउस, काउ प्रोडक्शन, काउ ट्रेड, वार फॉर काउ, ठीक है, यानी कि जो गायों के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है तो उसको गविस्ती बोलते हैं। कौन से प्रोमिनेंट गॉड थे जो ऋग्वैदिक पीरियड में थे, तो उनके सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गॉड कौन से थे, तो ये इंद्र थे, ठीक है, वर्षा के भगवान। द टर्म बाली इन द वैदिक एज रिफर्स, अच्छा ये आपको बताया नहीं मैंने,
वैसे ये जो बाली होता है ना, बाली का मतलब होता है टैक्स, यानी कि जो टैक्स जो किंग को दिया जाता है, टू द किंग, उसको बोलते हैं बाली। ठीक है। और विच रिवर इज मोस्ट प्रेज इन ऋग्वेदिक, तो इसको सबसे ज्यादा सेक्रेट नदी की कौन सी थी, सबसे ज्यादा ज्यादा प्रशंसा जो की गई है वो है सरस्वती नदी। सबसे ज्यादा सेक्रेट नदी है, ठीक है, सेक्रेट रिवर। और सबसे ज्यादा मेंशन भी इसी का है। वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन, तो कहाँ हुए थे सबसे पहले, तो पंजाब वाले रीजन में हुए थे, है ना, पंजाब वाले रीजन में। और वाइफ को क्या जाता जाता था, तो वाइफ को गृहिणी कहा जाता था। ठीक है, गृहिणी, यानी कि लेडी ऑफ द हाउस। गॉड ऑफ फायर किसको बोलते थे, तो अग्नि को बोलते थे, अग्निदेव। ठीक है, गॉड ऑफ फायर। फिर वैदिक लिटरेचर की लैंग्वेज क्या थी, तो ये संस्कृत थी, क्योंकि आर्यंस जो थे वो संस्कृत ही बोलते थे, और संस्कृत भगवान की भाषा होती थी। ठीक है, भगवान की भाषा होती थी, और जो संस्कृत नहीं जानता था उसको बहुत निम्न स्तर का मानते थे। ठीक है, कौन, आर्यंस। तो ये संस्कृत थी। नेक्स्ट, वैदिक रिलीजन प्राइमरली इन्वॉल्व, वैदिक धर्म मुख्य रूप से किस पर आधारित, तो वैदिक रिलीजन किस पर आधारित था, रिचुअल सेक्रीफाइसेस पर, यज्ञ बलि पे आधारित था। ठीक है। दुहुता इन ऋग्वेदा रेफर्स, तो दुहिता का मतलब क्या होता था, दुहिता का मतलब होता था डॉटर। ठीक है, पुत्री को दुहिता बोलते थे। और आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदा को किसने कंपाइल किया था, तो ये बहुत सारे ऋषि हैं, उन्होंने कंपाइल किया था, कोई एक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऋषि हैं। और फर्स्ट यूज्ड बाई, कौन सा मेटल था सबसे पहले जो यूज किया गया था, तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे पास मेटल जो था वो तांबा चला आ रहा था। ठीक है, तो ये कॉपर ही आ जाएगा। आयरन तो बाद में आया था लेटर वैदिक पीरियड में, तो सबसे पहले जो यूज किया था वो कॉपर आएगा। ठीक है। एज इन वैदिक पीरियड वाज परफॉर्म फॉर, तो एज किस लिए परफॉर्म किए जाते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, नहीं, मैरिज, वेल्थ, फेस्टिवल, नहीं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, यही होगा, क्योंकि और तो कुछ इसमें ऑप्शन सूटेबल नहीं लग रहा है। रथ का मतलब क्या होता था, रथ का मतलब, रथ का मतलब यहाँ पर चैरियट होता था। ठीक है, रथ ही हो गया। और निस का मतलब, निस क्या होता था यहाँ पर, ऑर्नामेंट होता था, आभूषण। ठीक है, सोने के आभूषण। तो निस का मतलब गोल्ड के ऑर्नामेंट होते हैं। और इनको कुछ कभी कभार इनको करेंसी के तौर पर भी यूज किया गया था। ठीक है, निस्क को आल्सो यूज्ड एज करेंसी। ठीक है, निस्क को आल्सो यूज्ड एज करेंसी। विच एनिमल इज मोस्ट मेंशनड ऋग्वेदा, अच्छा, इसका सबसे ज्यादा मेंशन हुआ है, उल्लेख सबसे ज्यादा गाय का हुआ है। ठीक, धर्म इन ऋग्वेदिक पीरियड में, मतलब धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है, राइटियसनेस, यानी कि नैतिकता। द पॉलिटिकल यूनिट इन वैदिक पीरियड वाज, पॉलिटिकल यूनिट क्या होती थी, तो यहाँ पर जन होती थी। ठीक है, बाद में ये जनपद बनेंगे और जनपद से महाजनपद बनेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पुरोहित, पुरोहित का काम होता था, पुरोहित का भूमिका होती थी चीफ पुरोहित, प्रीस्ट। और यहाँ पर और लिख लीजिए, आर्मी कमांडर, ये तो सेनापति हो गया, मर्चेंट व्यापारी, टैक्स कलेक्टर, ये लिखोगे। वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, क्या हो जाएगा, ये बार्टर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है आपका लेक्चर खत्म। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा सब चीज़। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में किया, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, तो काफ़ी चीज़ें डिटेल में की है। अब जो आगे आएगा वो उसको हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, और ताकि बुद्धिज्म और जैनिज्म को कंपेयर भी कर सकें, तो चौथा लेक्चर हमारा वो आएगा। और करंट अफेयर की क्लास भी आज ही हो जाएगी। तो देखते हैं, इस लेक्चर को अपलोड होने से पहले करंट अफेयर लाइव लेते हैं या फिर रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराते हैं, वो सोचते हैं। ठीक है, लेकिन आज ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपका लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, आप कमेंट में यहाँ पर बता सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इसको नोट्स चाहिए, तो आपको इस टेलीग्राम को आके आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।